हेलो। आ रही आवाज आ रही है? यो 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 यो। यो यो। अब सोचा कोने में खड़ा रहूंगा रोज, थोड़ी देर कमेंट पढ़ूंगा, और जो विद्रोही लोग हैं ना, विद्रोही, इनको पहले ही ब्लॉक कर दो, दो चार लोगों को। ठीक है, ताकि भय का माहौल बना रहना चाहिए। बिना भय के कुछ चलता नहीं है काम। भय बहुत जरूरी है। हम्म। डर डर के बगैर कुछ होता ही नहीं है। ओके। ऑल राइट। ऑल राइट। आपको पता है कि सिलेबस तो नहीं बदला, आपका पैटर्न चेंज होगा, वेटेज कम हो गया। मालूम है ना सभी को? हाँ। अभी हमारी टीम ने एक वीडियो भेजा। ठीक है। 18 अगस्त 2020 को मैंने यूट्यूब की एक क्लास में ये बोला था कि एसएससी को मैथ्स का वेटेज कम कर देना चाहिए। उसमें मैंने ये भी बोला था कि ये बात बीइंग ए मैथ्स टीचर मैं खुशी से कह रहा हूं। बाकी मैथ्स के टीचर्स को शायद बुरा भी लगे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कर कर देना चाहिए सिलेबस कम। 2 साल से ऊपर हो गए। चेंज कर दिया एसएससी ने। यस यस यस। ठीक है। समझे कि नहीं? मैं कई बातें बोलता हूं ना, वो 2-3 साल बाद होती हैं। जैसे एक बार मैं बैंक के लिए पढ़ा रहा था, आपको पता है, तो एक मैंने डीआई कराई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब बच्चे जो थे ना, वो सब कह रहे हैं कि सर ये डीआई नहीं आती है बैंक में। ठीक है, मैंने कहा जब करवा रहा हूं तो कर लो। और वो डेटा इंटरप्रिटेशन का टाइप बैंक में कभी पूछा ही नहीं गया था। आपको पता है, 2 साल बाद वो डीआई पूछी गई बैंक में। तो जो मेरा स्टूडेंट था एक, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि सर आप जब भी डीआई क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो बच्चे जो है ना शोर मचा रहे थे कि ये तो कभी आता ही नहीं है। और 2 साल के बाद वो डीआई आया है, लोग शोर मचा रहे हैं कि ये बड़ा कठिन डीआई पूछ लिया। समझे कि नहीं? तो सही क्लास में हो बेटा। सिलेबस चेंज की बात मैंने तब भी नहीं करी थी, रवि यादव जी। उस वीडियो में मैंने वेटेज कम करने की बात की थी। तो वेटेज कम हो गया। क्लियर? समझे कि नहीं? यस। तो तुम बहुत सही क्लास में हो, बस प्रॉब्लम यह कि मैं थोड़ा ज्यादा ही दूर की बता देता हूं। कई चीजें 2 साल बाद होती, उसी साल हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। यस यस, चिंता मत करो। फंस जाते हैं सवाल। इस बार मेंस में बता दिया था मैंने एक सवाल, मैंने कहा परसों एग्जाम में रट लेना है फॉर्मूला, आ गया वही। तो बहुत सही जगह तुम हो। चुपचाप मेरी क्लासेस करते रहो, मेंस जब दोगे ना तुम, मुस्कुराते हुए निकलोगे। बाकी लोग भले ही मुरझाए हुए निकले, है ना, तुम मुस्कुराते हुए निकलोगे। ठीक है? समझे कि नहीं? बहुत सही क्लास में हो, जहां तुम्हें लॉजिकली सब कुछ सिखाया जाता है। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, लड़ लड़ के तुमको पढ़ाता हूं मैं। ठीक है? तो सही क्लास में हो, थोड़ा सही से पढ़ लेना इसको। ओके, वरना तुम भी बोलोगे कि सर आपने बोला था लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी। समझे कि नहीं? ओके। तो चुपचाप पढ़ते रहो। जो मेंस में 30 सवाल आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। साथ में चलते रहो बस, ठीक से, बिना अपने ज्यादा दिमाग लगाए कि सर ये पढ़ा दो, वो टाइप करा दो, वो टाइप करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बैंक की डीआई करा दो, बैंक का ये करा दो। ठीक है? जो कह रहा हूं करते जाओ बस। समझे? मजा आएगा तुमको। ऑल राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो, अब एक काम करते हैं, अब आज का क्लास शुरू करते हैं। कल हमने प्रपोर्शन यानी लॉ ऑफ प्रपोर्शन करके छोड़ दिया था। ठीक है? तो प्रपोर्शन को आगे बढ़ाएंगे, बट उसके पहले रेशियो की दो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि रेशियो भी आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है? ताकि कल ये था कि हाईवी ना हो जाए, मल्टीप्लायर वगैरह, इसलिए मैंने रोक लिया था। तो दो पॉइंटर्स अभी मैं आपको और बताऊंगा, जो रेशियो के बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप्स हैं। कई लोगों को आते ही होंगे कि जैसे अगर मेरे पास है, मान लिया एक्स ए इज इक्वल टू वाई टाइम्स बी इज इक्वल टू जेड टाइम्स सी, अगर ये आपको दिया हो कभी भी, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर मुझे ए, बी और सी का रेशियो निकालना हो, तो ये रेशियो आपका हो जाता है 1/x रेशियो 1/y
रेशियो 1/z। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मुझे रेशियो ऐसा दिया हो कि 5a इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, और मान लिया मुझे निकालना हो कि नहीं ऐसे नहीं करना है, यहां a b कर लो और यहां c कर दो, यहां b कर दो और यहां c कर दो, और आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आप कहोगे देखो यहां पर a लिखा मैंने, b लिखा और c लिखा, तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1/5, यहां होगा 1/2 और यहां होगा 1/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई के लिए जाहिर की बात है आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। और अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा जरा बताओ? आप कहोगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 3 15 दूना 30 एलसीएम आएगा। अगर आप 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ 15 बन जाएगा, और यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा जल्दी समझने का जो तरीका है वो क्या है? तिकड़मबाजी करोगे तो तिकड़मबाजी देखो क्या है। जब आप ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप बी और सी के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लिख रहे हो, ये 2 into 3 है। जब आप यहां 15 लिख रहे हो यानी बी के लिए चीजें लिख रहे हो तो ए और सी का प्रोडक्ट है, ये देखो 5 into 3 है जो ए और सी के साथ कोफिशिएंट है। जब यहां पर आप 10 लिख रहे हो तो 10 क्या है? आप 5 और 2 का प्रोडक्ट लिख रहे हो। देखो, तो जो जिसकी वैल्यू लिखनी है उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दोनों कोफिशिएंट का गुणा कर लो, ये तो आप ये जल्दी लिख पाओगे इस तरीके से। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, और ये लॉजिक है वो क्या है कि अगर हम इसको एक्स वाई जेड से गुणा कर दें तो यहां वाई जेड बन जाएगा, यहां आपका जेड एक्स बन जाएगा या एक्स जेड बन जाएगा, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये एक्स वाई बन जाएगी। ठीक है, सिंपल। तो वही बात है कि हम इस तरह से इसको जल्दी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम में। जैसे मैंने आपको एक वैल्यू दी और वो दिया आपको मैंने कि 3a जो है वो 2b और इज इक्वल टू 4c के बराबर है। लेटर से मैंने ये वैल्यू आपको दे दी। जब आपको ये वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं कहूंगा मुझे एबीसी का रेशियो बता दो, तो आप कहोगे एबीसी का रेशियो लिखना है तो ए वाला कंपोनेंट लिखना है तो 2 into 4 करेंगे ऐसे, और जब मुझे बी वाला कंपोनेंट लिखना होगा तो 3 into 4 करेंगे, और जब मुझे सी वाला कंपोनेंट लिखना है तो ये 3 into 2 करेंगे। तो आपकी वैल्यू क्या है? ये है 8 और ये है 12 और ये है 6, राइट। तो यहां 2 चौके 8 है, 2 छक्के 12 है और 2 तिहाई 6 है। तो फर्दर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 6 3। तो ये आप इसको फटाक से जल्दी लिख सकते हो, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसको ध्यान रखना है। तो ये पैटर्न बहुत बार क्वेश्चन में आपको मिलेगा और इससे आपको फटाक से रेशियो लिखना होगा, तो इसको लिखने में आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है? प्रवीण पटेल, रिकॉर्डेड क्लास है सर, क्या रिप्लाई नहीं कर रहे हो? अरे यार, रिप्लाई करने लायक सवाल पूछोगे तो रिप्लाई करेंगे ना। अभी पढ़ाना शुरू किए, पढ़ाने दो। ये बता दिए तुमको क्योंकि तुम वरना शोर मचा दोगे कि ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते ऐसे लाइव बना के, समझे कि नहीं पटेल जी? चलो इधर आओ। ओके, 463 हो गया। अब देखो, तो ये ध्यान रखना पैटर्न। बट इसमें एक और चीज है यार कि देखो, हमें अपने रेस्पॉन्सेस को फास्ट रखना है, हर छोटे रेस्पॉन्सेस को तेज करना है। पढ़ता हर कोई है, बट किसके रेस्पॉन्सेस फास्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 ही एलिमेंट है मान लिया आपके पास, जैसे मेरे पास है मान लिया 2a बराबर 3b, और इस केस में अगर मुझे a रेशियो b लिखना हो तो वो बहुत सिंपल है ना, 3:2 है, राइट। तो 2a अगर 3b के बराबर है तो ab का रेशियो क्या है? 3:2 है। तो ये है, अगर 2 का केस हो तो बहुत सरल होता है, फिर तो सीधा उल्टा, यहां ए बी है तो ये 3:2 हो गया सीधा। ठीक है, लेकिन अगर 3 है, अगर 3 की वैल्यू है, राइट, 3 की वैल्यू है तो आपकी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। हाँ जी, क्लास के अंत में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। अभी मुझे डिस्कशन को आगे ले जाने दो वरना हम वहीं अटके रहेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा समझिए, हर क्लास में कुछ तो डिस्कशन नया होना चाहिए ना, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर आप बता देना मुझे समझ में नहीं आया, देख लूंगा मैं उसको। ओके, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लीजिए, है ना, राइट। आप कहोगे सर अगर 4 रेशियो होंगे अगर ऐसे, तो जैसे मैंने कहा कि लेट से 4a है इज इक्वल टू 3b है इज इक्वल टू 5c है इज इक्वल टू 6d है, और इस केस में हमें चीजें करनी हो तो क्या करें? फिर इस चीज में अगर हमें रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, है ना। तो आप कहोगे यहां पर भी वही काम कर सकते हैं हम, a b c d, और a b c d की वैल्यू है कि जब a वाला लिखना है तो 3 5 6 का गुणा कर दो, तो ये बनेगा 3 × 5 × 6। जब तुम्हें b लिखना हो तो 4 5 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 5 × 6, राइट। जब तुमको c वाला लिखना हो तो 4 3 6, और जब तुम्हें d वाला लिखना हो तो 4 3 5 लिख लो ऐसा। ठीक है,
और फिर जो कट पीट रहा है उसको काट पीट दो। क्या कट जाएगा? आप कहोगे सारी जगहों से हम देखें 12 12 कटता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर हम 12 12 निकालना चाहें तो निकल सकता है क्या? नहीं। 6 निकल सकता है हर जगह से। 6 बड़ी सरलता से निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 यहां से कटेगा, 6 यहां से कटेगा, 6 यहां से कटेगा, और 4 3 12 है तो ये 2 बचेगा। यहां से भी एक तरह से 6 कट जाएगा। फिर क्या कटेगा? कुछ नहीं कटेगा उसके बाद। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई मेरी 15, ये वैल्यू हो गई मेरी 20, ये वैल्यू हो गई मेरी 12, और ये वैल्यू हो गई आपकी 10। क्लियर है कि नहीं? यस, दैट्स व्हाट द वैल्यूज आर। 15 20 12 10। 4 होगा तो हम ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड सा पैटर्न है, इसको ध्यान रखो और हो जाएगा। अब आते हैं रेशियो में। एक और बड़ा ही स्टैंडर्ड सा पैटर्न है, बट वो तभी आपको मैं समझा सकता हूं। रटाने को रटा सकता था, समझा तभी सकता था जब आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी मल्टीप्लायर की क्लैरिटी हो। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की क्लैरिटी के बाद मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं कि भाई मेरे पास मान लिया a/b+c दिया हो, और ये वैल्यू मुझे दिया हो 3/8। फिर मेरे पास वैल्यू दिया हो b/c+a, और b/c+a की वैल्यू मान लिया मैं देता हूं तुम्हें 4/7। ठीक है, क्या दिया मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा कि a/b+c मेरा 3/8 है। b/c+a जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये वैल्यू मेरी क्या आ रही है? ये वैल्यू मेरी आ रही है 4/7, 4/7, राइट। तो ये चीज आपको अभी समझनी है कि आगे अगर वैल्यू मैं लिखूं आपका कि c/a+b, राइट, ये वैल्यू मुझे मान लिया निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो क्या वैल्यू आएगी? मान लिया हमको ये आवश्यकता है निकालने की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या करने वाले हैं। अब एक सवाल है मेरा छोटा सा, बेसिकली ये रेशियो है कि नहीं है? ये रेशियो है। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो 8 है और ये b+c है, ठीक है, इस रेशियो का मल्टीप्लायर डिफरेंट होगा, इस रेशियो का मल्टीप्लायर डिफरेंट होगा। आप कहोगे कि कैसे पता कि डिफरेंट है? मालूम नहीं है कि डिफरेंट है कि नहीं है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि डिफरेंट है कि नहीं है। कैसे देखेंगे? आप कहोगे यहां पर कुछ ऐसा कंपैरिजन करते हैं दोनों में जो सेम हो। तो आप कहोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर यहां जोड़ेंगे तो a+b+c मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। और ये कितनी वैल्यू के बराबर है? आपका 11 यूनिट के बराबर है, 11 पार्ट के बराबर है। 11x बोल दें, लिख लो x, अभी बाद में नहीं लिखेंगे। आप कहोगे यहां पर भी इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? b+c+a मिलेगा, और ये भी 11 के बराबर है, लेकिन 11y के बराबर है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या a+b+c एक ही क्वांटिटीज हैं? यस, भले ही आप दो जगह से निकाल रहे हो, एक ही क्वांटिटीज है ना a+b+c। क्या दोनों की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए? यस। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए तो क्या 11x तुम्हारा 11y के बराबर होना चाहिए? होना ही पड़ेगा। और अगर 11x 11y के बराबर है तो क्या x y के बराबर है? इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जो रेशियोज मेरे सामने लिखे हैं, इन दोनों रेशियोज के मल्टीप्लायर क्या है? सेम है। इन दोनों रेशियोज के मल्टीप्लायर क्या है? सेम। बोथ रेशियोज हैव सेम मल्टीप्लायर। अब हम दोबारा लिख के नहीं दिखाएंगे तुमको। अब मैं कैसे बोलूंगा कि देखो यहां पर a+b+c 11 पार्ट आया, यहां भी a+b+c 11 पार्ट आया। अब 11 11 पार्ट की नेट वैल्यूज अगर बराबर हैं तो दोनों को हम अलग अलग नंबरों से गुणा कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते गुणा अलग अलग नंबरों से। अलग अलग नंबरों से गुणा कर दोगे तब तो टोटल बदल जाएगा। टोटल तो सेम ही रहना है, वो तो पता है हमें कि दोनों a+b+c है। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यहां पर a+b+c का जब मान दोनों जगह से बराबर ही आना चाहिए, तो अगर वो ऑलरेडी पार्ट्स में बराबर हैं 11 11 यूनिट, तो मल्टीप्लायर सेम ही रखना पड़ेगा, मतलब दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका यह मतलब हो गया अब बहुत क्लियर कि a की वैल्यू को जब हम लिखते हैं, मान लिया यहां से निकाल के कि a मेरा 3 है, बेसिकली ये 3 इंटू एक मल्टीप्लायर है। वो जो मल्टीप्लायर है वही यहां भी है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? नेचुरली 4 हो गई। अब a 3 है मेरा, b मेरा 4 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? c की वैल्यू अपने आप 4 आ गई, क्योंकि टोटल 8 है, तो ये b 4 हो गया, c 4 हो गया। अब देखना ये तीनों के मल्टीप्लायर सेम है। जब इनके मल्टीप्लायर सेम है तो हम यहां मल्टीप्लायर को लिख ही नहीं रहे, हम यहां c/a+b निकालना है, तो आप c की वैल्यू कहोगे 4 हो जाएगी, 4/b a+b करेंगे, a+b करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो ये 4/7 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या मैं दूसरा एग्जांपल लूं? यस, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर ये वैल्यू हम सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे मेरे पास मान लिया a/b+c है और इसकी वैल्यू है मेरे पास 3/11। फिर मेरे पास यहां पर है b/a+c, और b/a+c की जो वैल्यू है
वो मेरे पास है 2/5। कितना है आपका? 2/5। अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ C/A+B की वैल्यू क्या है। वही काम करना है जो अभी वहां आपने किया कि कंपैरिजन के लिए कोई सेम यूनिट बना सकते हैं। तो आप कहोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम जोड़ें तो यहां A+B+C मिलेगा, 14 यूनिट के बराबर है। यहां भी मुझे B+A+C मिलेगा, वो किसके बराबर है? आप कहोगे वो 7 यूनिट के बराबर है। अच्छी बात यह है कि दोनों सेम कंपोनेंट हैं तो इनकी वैल्यूज बराबर होंगी, और अगर इनकी वैल्यूज बराबर होंगी तो यहां 7 लिखा है, यहां 14 लिखा है, तो मल्टीप्लायर सेम नहीं है। मल्टीप्लायर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? ऐसे थोड़ा ना 2 से मल्टीप्लाई होगा भैया। ये वैल्यू 14 लाने के लिए आप कहोगे ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 14 कहां से आएगा? ये 7 × 2 कैसे आएगा? अगर हम इन दोनों को पार्ट्स में बराबर कर दें तब हम कहेंगे हमारा मल्टीप्लायर सेम हो गया। अगर हम दोनों को पार्ट्स में बराबर कर दें तो हम कहेंगे हमारा मल्टीप्लायर सेम होगा। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेचुरली इसका टोटल 5 2 7 दूनी 14 हो गया, बराबर हो गया। अब मल्टीप्लायर सेम हो गया क्योंकि दोनों जगह पार्ट्स बराबर हो गए। अगर पार्ट्स बराबर हो गए तो इनको अब हम अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। अगर अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो A+B+C का मान बदल जाएगा। तो अब आप कहोगे इसका सिंपल सा मतलब यह हो गया कि अब हम सीधे बोल सकते हैं कि A की वैल्यू क्या है? 3 है। B की वैल्यू यहां से लिख लो, 2 दूनी 4 हो गई, ये वैल्यू 4/10 हो गई, तो B की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, C की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे अगर B मेरा 4 हो गया तो C मेरा 7 होना चाहिए, तभी 7 4 11 बनेगा। अब ये 3 4 7 इनकी वैल्यूज नहीं है, ये 3 4 7 पार्ट्स हैं, लेकिन सबके मल्टीप्लायर सेम है। और अगर इनके मल्टीप्लायर सेम है तो मुझे जो निकालना है C/A+B, वो मैं कहूंगा C की वैल्यू 7 है और A+B की वैल्यू क्या है? 3 + 4 7 है। ये वैल्यू 1:1 आ गई। आई कि नहीं आई? यस। ये सवाल कई लोगों ने कर रखा है, मुझे पता है, कोई नया सवाल नहीं होगा आपके लिए, शायद पहले आपने किया होगा। बट क्या लॉजिक क्लियर है कि क्यों पार्ट्स बराबर कर रहे हैं? क्योंकि हमें मल्टीप्लायर्स को सेम करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लायर्स को सेम कर लेते हैं तो दो चीजों को सिंपल नंबर्स की तरह हम जोड़ पाते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट है? नहीं, फास्ट नहीं बेटा, मल्टीप्लायर तो कल आपको मैंने पढ़ा दिया। आप बात सुनो, तुम देखो डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हो, पड़ोस वाला कुछ बोल तो नहीं रहा है जो तुम्हारे कान में घुस रहा है। मैं तो बस पार्ट्स बराबर कर रहा हूं, कह रहा हूं पार्ट्स बराबर होगा तो मल्टीप्लायर सेम होगा। रिवाइज की होगी नहीं घर पे? वी आर नॉट फाइंडिंग मल्टीप्लायर्स, वी आर मेकिंग मल्टीप्लायर सेम। अगर हम देखो बता रहा हूं इसका रीजन क्या। अगर तुम मल्टीप्लायर सेम नहीं बनाओगे तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। तुम कहोगे ए मेरा 3x है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और आप कहोगे मेरा जो B+C है वो 11x है। फिर आप कहोगे मेरा जो B है वो 2y है, और फिर आप कहोगे मेरा जो A+C है वो 5y है। ऐसा लिखोगे। फिर दोनों जगह से आपको A+B+C निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे 14x मेरा क्या है? 7y के बराबर है। फिर आप बोलोगे कि 2x मेरा y के बराबर है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2x मेरा y के बराबर है, या x रेशियो y जो मेरा है वो 1:2 है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब ये जब आप लिख लोगे तो आप कहोगे C की वैल्यू तुम्हारी क्या है ना? C की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमको। तो x और y में रेशियो मिल गया। आप दोनों जगह सेम बनाओ, या तो x बनाओ या y बनाओ। ठीक है, जैसे यहां से 2y आया, अब b की वैल्यू क्या हो गई? x के बराबर हो गई। 2y x के बराबर है कि नहीं है? 2x y के बराबर है, सॉरी। तो 2x y के बराबर है तो ये 4x बन जाएगा, मैं x के टर्म में अगर लिखता हूं। और जो 5y है तुम्हारा, y की वैल्यू 2x है तो ये 10x बन गया। तो ये जब x के टर्म में अब आ गया तब आप कहोगे कि भाई a मेरा 3x है और b मेरा 4x है, तो 4 3 7, और यहां आप रखो 4x, तो c की वैल्यू 7x आ जाएगी। तो वो x कट जाएगा, सब जगह x आगे कट जाएगा। वो x ही मल्टीप्लायर है, उसको आप अंडरस्टैंडिंग से इनविजिबल बना सकते हो अगर आप इन पार्ट्स को सेम बना दो। बहुत छोटा सा लॉजिक है यार, समझो। अगर दोनों जगह मैंने 14 14 पार्ट लिख दिए तो क्या ये दोनों डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गए तब तो डिफरेंट मान आ जाएगा ना। मान लिया एक वैल्यू मैंने 14 लिखी, दूसरी वैल्यू भी 14 लिख दी, दोनों चीजें A+B+C को इंगित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ये 14 पार्ट है, ये भी 14 पार्ट है। अब पार्ट में मल्टीप्लायर का गुणा करना पड़ता है, लेकिन दोनों के मल्टीप्लायर क्या है? सेम है। अगर दोनों को मैं अलग अलग वैल्यू से अब मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग मान दे देंगे। दोनों अलग अलग मान दे देंगे, अलग अलग मान हमें चाहिए। तो जब हमने मल्टीप्लायर को सेम कर दिया
तो अब मल्टीप्लायर सेम करने के बाद आप c को 7x क्यों लिखोगे, आप a प्लस बी को 3x प्लस 4x क्यों लिखोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि वो मल्टीप्लायर कट ही जाना है। हमने जब मल्टीप्लायर सेम कर दिया तो अब मल्टीप्लायर कट ही जाना है, तो हम क्यों लिखेंगे उसको, हम नहीं लिखेंगे। समझे कि नहीं, ये लॉजिक क्लियर हो। अब इसका थोड़ा सा मैं एक एडवांस एप्लीकेशन दिखाता हूं तुमको, और उसको बहुत ध्यान और तमीज से सुनिएगा, ठीक है, जिसका भी आप शायद इस्तेमाल करते होगे पर लॉजिक नहीं पता होगा तो समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मान लिया मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है। क्या है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। मैंने कहा ये मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है 4:1 में है। क्या है, 4:1 में है। फिर मैं बोल ये रहा हूं कि तुम इसमें क्या करो, इसमें अब हम ऐड करेंगे क्या, वाटर। कितना वाटर ऐड करेंगे, मान लेते हैं वाटर हम ऐड करने जा रहे हैं 40 लीटर। 40 लीटर हमने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। और 40 लीटर वाटर ऐड करने की वजह से हुआ क्या है कि जो ये रेशियो है ये अब कन्वर्ट हो गया है 3:1 में। क्या हुआ है कि 40 लीटर आपने पानी ऐड किया और 40 लीटर पानी ऐड करने की वजह से आपका रेशियो चेंज हो गया। अब ये रेशियो 3:1 हो गया। हमें यह बताना है कि इनिशियल मिल्क कितना था, इनिशियल टोटल मिल्क या इनिशियल टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, यह बताना है। तो आप देखो, समझना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हो कि मेरे पास एक रेशियो है 4:1 और एक रेशियो मेरे पास लिखा हुआ है 3:1। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, इसका जवाब आपको देना है। क्या ये 1 और ये 1 सेम होने से इनकी वैल्यू सेम हो गई? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली 1 इंटू एक मल्टीप्लायर है। अब वो मल्टीप्लायर क्या है हमको पता नहीं। ये जो 1 है ये भी 1 इंटू मल्टीप्लायर है, हमको नहीं पता, ठीक है, कि ये सेम है। हमें कुछ दो रेशियो अलग अलग लिखे हैं भैया, उनके मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकते हैं, तो ये 1 देख के थोड़ा ना बोल सकते हो कि मल्टीप्लायर सेम है। नहीं, आप देखो दिमाग लगाते हैं। आप कहोगे लेकिन एक चीज क्लियर है, और वो चीज क्या है, तुमने पानी मिलाया है। क्या तुमने मिल्क मिलाया है? क्या तुमने मिल्क मिलाया है? नहीं, तुमने मिल्क नहीं मिलाया। तो अगर तुमने मिल्क नहीं मिलाया है तो मिल्क की क्वांटिटीज बराबर होंगी कि नहीं होंगी? यस, वो तो चेंज नहीं होगा, सेम होगा। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, यहां से क्लियर हो गया कि मिल्क यहां 4 पार्ट है, यहां 3 पार्ट है। अगर क्वांटिटीज बराबर है, दोनों के मल्टीप्लायर अलग अलग है। अब मैं एक बात बताता हूं, इनको ना हम सेम बना लेते हैं, रेशियो के पार्ट्स में भी सेम बना लेते हैं। तो यहां 3 से गुणा किया तो ये 3 से गुणा हो गया, यहां तुमने 4 से गुणा किया, ये तुम्हारा 4 से गुणा हुआ। अब जरा ध्यान से समझो, ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। ये 12 क्या है, पार्ट्स। ये क्या है, 12 पार्ट्स। जब तुमने इन दोनों को 12-12 कर दिया, क्या अब इनके मल्टीप्लायर अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते अलग मल्टीप्लायर। क्यों? 12 को तुमने डिफरेंट मल्टीप्लायर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों की एक्चुअल क्वांटिटीज बराबर हैं। पानी मिलाया तुमने, मिल्क नहीं मिलाया, दोनों की एक्चुअल क्वांटिटीज अगर बराबर है तो हम 12 और 12 जब ऑलरेडी पार्ट्स में बराबर कर देंगे इन दोनों को, तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर सेम हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? यस। मल्टीप्लायर सेम नहीं होंगे तो ये वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती। अब मल्टीप्लायर जैसे ही सेम हो गया, आपको पता है इसका मल्टीप्लायर भी x, इसका मल्टीप्लायर भी x, अब वो x लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप क्या करो, आप कहोगे कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। ये अगर 3 और 4 यूनिट है तो आप कहोगे मैंने यहां पर 1 यूनिट जोड़ा। किसका? पानी का। पानी का हमने 1 यूनिट जोड़ा, और अगर हमने पानी का 1 यूनिट इसमें जोड़ा है तो आप कहोगे ये 1 यूनिट जो जोड़ा है ये क्वेश्चन में 40 लीटर के बराबर दिया गया है। पता है ये क्या है? यही वो मल्टीप्लायर है जो आपको अभी पता नहीं था। दोनों का मल्टीप्लायर हमने सेम कर दिया, और यही वो मल्टीप्लायर की वैल्यू है, क्योंकि 1 यूनिट क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। तो 1 यूनिट अगर मल्टीप्लायर हो गया तो अब आपको मिल गया कि अगर 1 यूनिट मल्टीप्लायर है और आपने सारे रेशियोज का मल्टीप्लायर सेम कर रखा है, तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है जरा बताओ? 12 और 3 15, 15 इंटू 40, 15 इंटू 40 कितना हो गया आपका? 600 लीटर। तो ये हो गया तुम्हारी इनिशियल क्वांटिटी। मुझे पता है कि चीजें आपको शायद आती होंगी, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अभी मल्टीप्लायर को समझना है कि ये क्यों होता है, ये क्यों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं कि वाटर परसेंटेज
तो बदल जाएगा, मिल्क परसेंटेज भी बदल जाएगा, बट उसकी क्वांटिटीज बराबर होंगी। बट अभी किसी और अप्रोच में नहीं जाएंगे, अभी आपको सिर्फ एक चीज समझनी कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। थोड़ा इसका और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ले, तैयार हो? या तुम कहोगे अब तो मैथ्स 30 क्वेश्चन ही आएंगे तो हमको नहीं पढ़ना है, बोल दो, बोलो तो नहीं पढ़ाएंगे कि 30 ही क्वेश्चन है सर, अब आप तो मैथ्स के टीचर हो, आप तो बेकार ही हो चुके हो, अब तो 30 क्वेश्चन आएगा, इतने तो रीजनिंग में आते हैं, तो अब तो हम आपको वही वैल्यू देंगे जो हम पहले रीजनिंग को देते थे, तो हम पढ़ेंगे नहीं, जाओ। ठीक है। लेट मी कम बैक टू अनदर केस, मिल्क एंड वाटर। बहुत ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा ये वैल्यू मेरे पास है, मान लिया 4:1। तुमने क्या किया, पानी मिलाया, 1:4 हो गया। इतना पानी मिलाया तुमने कि 1:4 हो गया। ये बाप रे, देखो खूब पानी मिला दिया तुमने, भर भर के पानी मिला दिया, 1:4 हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि यहां पर आपके पास 4:1 है और आपने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड किया कितना, x लीटर्स, x लीटर पानी ऐड किया, तो जो रेशियो है नया वो 1:4 हो गया। ठीक, नया रेशियो क्या हो गया, 1:4 हो गया। फिर क्या होगा, फिर तुम कहोगे हम मिल्क ऐड करेंगे। क्या करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क ऐड करेंगे हम y लीटर्स। तो y लीटर्स अगर तुमने मिल्क ऐड किया तो आपका रेशियो फिर से क्या हो गया, 4:1 हो गया। आपसे मैं पूछूं, मान लिया कि आपका x प्लस y कितना होगा, ये बताओ। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि फाइंड x बटे y, तो वो कितना होगा। तीसरा मैं आपसे पूछूंगा कि फाइंड x प्लस वाई बटे x माइनस। 3 चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऑलराइट, बहुत मजा आएगा इसको सीखने में, समझ में आ गया सब। तो पहले ना मैं नए पेज में जाता हूं और वहां ये खेल करेंगे, ठीक है। ओके, 4:1 था, ये मिल्क था और ये वाटर था। अब समझना, तुमने पहले क्या ऐड किया है, तुमने पहले पानी ऐड किया है, ठीक, ये ऐड किया है कितना, x लीटर, और ये पानी ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, ये 1:4 हो गया। फिर तुमने क्या किया, तुमने मिल्क ऐड किया है y लीटर, और इसकी वजह से फिर से क्या हो गया, 4:1 हो गया। दैट्स द सिनेरियो, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न जो है बेटा ये है कि क्या यहां जब पानी जोड़ा गया है तो ये दोनों वैल्यूज जो लिखी हुई हैं, ये दोनों सेम वैल्यूज होंगी, एटलीस्ट टोटल इनका बराबर होना चाहिए। रेशियो छोड़ दो 1 और 4, क्या इनका नेट क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। जो 4 यूनिट यहां है वही 1 यूनिट यहां होना चाहिए, क्योंकि आपने पानी ऐड किया है, मिल्क को ऐड ही नहीं किया है। हाँ जी, ठीक है बेटा, सब लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, कि क्या ये जो 4 यूनिट है वो 1 यूनिट यहां सेम चीज को डिनोट कर रहा है। यस, तो आप कहोगे एक काम करो ना सर, मैं कहूंगा क्या करूं, तो आप कहोगे एक काम करो, ये जो 4:1 आपने यहां लिखा है, इसको क्यों ना ऐसा कर दो, इसको 4:1 लिखो और इसको 4:16 लिख लेते हैं, बवाल ही खत्म करते हैं, दोनों के मल्टीप्लायर को सेम कर देते हैं। क्योंकि जब मैं इसको 4:16 लिख दूंगा तो आपको पता है यहां मिल्क की क्वांटिटी और यहां मिल्क की क्वांटिटी बराबर है। जैसे रेशियो पार्ट्स बराबर हो गए, आप वैसे ही बोलोगे कि अब तो हम इसको अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, वरना वैल्यू बदल जाएगी। 4 पार्ट मिल्क दोनों में है, दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लायर क्या है, सेम हो गया, क्योंकि मिल्क दोनों जगह सेम रखना है। मिल्क तो जुड़ा नहीं पहले स्टेप में, मल्टीप्लायर सेम हो गया, यानी पहले और दूसरे रेशियो का अगर मल्टीप्लायर सेम हो गया तो आप कहोगे इसका मल्टीप्लायर 1, इसका मल्टीप्लायर 16, तो डेफिनेटली जो वैल्यू ऐड हुई है पानी की वो क्या है, 15 यूनिट ऐड हुई है। ये 15 यूनिट जब मैं बोल रहा हूं, ये 15 पार्ट जब मैं बोल रहा हूं, मतलब 15 इंटू मल्टीप्लायर, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर भी वही x, इसका मल्टीप्लायर भी वही x, सेम कर दिया हमने, तो अंतर क्या होगा, 15x होगा। ये काम पहले नहीं कर सकते थे आप कहते हैं सर सीधे 1 और 4 में 3 यूनिट लिख देते हैं। अरे बेटा, इसका मल्टीप्लायर y है, इसका मल्टीप्लायर x है,
तो आपको लिखना पड़ेगा 4y माइनस एक्स। सीधा नहीं लिख सकते थे पहले, अब लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लायर सेम है, तो जो अंतर है उसमें दोनों में एक्स एक्स आएगा, तो उसको यूनिट बोल दे रहे हैं या फिर हम पार्ट्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे फिर हमने जोड़ा मिल्क। अब जब हमने मिल्क जोड़ा तो एक बात बताओ आप मुझे ईमानदारी से कि क्या ये और ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे? यस, क्योंकि अब तुमने पानी नहीं जोड़ा है, पानी सेम रहेगा। तो पानी सेम रहेगा तो आप कहोगे यहां इसको पानी को सेम रख लेते हैं। आपको पता है मेरा रेशियो 4:1 रखना है, तो मैं अगर पानी को सेम रखना चाहता हूं तो पानी को 16 बनाऊंगा, और अगर मैं पानी को 16 बनाऊंगा, पानी को अगर मैं 16 बनाऊंगा, यहां पर पानी को अगर मैं 16 बनाऊंगा, तो आप कहोगे जैसे आपने इसको 16 बनाया इस स्टेप में, तो ये 64 हो जाएगा। और ये 64 हुआ तो आपको फिर से पता लग गया कि चूंकि यहां वाटर ऐड नहीं हुआ है, ये 16 दोनों सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपने फिर से अब क्या किया है, इन तीनों रेशियो के मल्टीप्लायर्स को सेम कर दिया। तो अब हम इसका डायरेक्ट डिफरेंस लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है, ये हमारा x है 15 यूनिट, और y जो हमारा आया ये आया हमारा 60 यूनिट। y की वैल्यू क्या है हमारी 60 यूनिट, ये 15 यूनिट और ये 60 यूनिट। आ गई? क्लियर है सभी को? यस। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं तुमको, अब हम वापस जाते हैं, दिमाग में एक चीज रखना, x 15 यूनिट, y हमारा 60 यूनिट। वापस आते हैं यहां पर। जब ये वापस आओगे तो आप कहोगे x कितना हो गया हमारा 15 यूनिट, y कितना हो गया 60 यूनिट। क्या इसका आंसर 85 हो गया? क्या इसका आंसर 85 हो गया? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हम 85 यूनिट तो बोल सकते हैं, बट इसका मल्टीप्लायर क्या है हमको नहीं पता। पता है क्या मल्टीप्लायर? कहीं आपको यह नहीं बताया गया कि कितना लीटर जोड़ा गया। हम रेशियो के टर्म्स में बोल सकते हैं कि भाई 85 यूनिट है, 85 यूनिट का कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर होगा। अगर आपको एब्सोल्यूट क्वांटिटी चाहिए, जैसे मैं बोलूं एक क्लास है, उस क्लास में जो बच्चे हैं लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 2:3 है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 लड़कियां, लड़के और लड़कियों का रेशियो अगर 2:3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। अनुपात है ये, वो 4:6 भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी वैल्यू संभव है, हम x प्लस वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये बेसिकली वैल्यू जो आई है 85 यूनिट, ये है 85x, और वो x हमको पता नहीं, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अच्छा 75, हाँ ठीक है 75 होगा, सॉरी मैंने 50 से गलत लिखा। तो 75 यूनिट आएगा। आपको पता है ये यूनिट का मतलब क्या है, x। ये बेसिकली 75x आया, x मल्टीप्लायर है, पता नहीं है क्या है। तो इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इसका अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि 75 इंटू एक्स है। x जब पता नहीं तो आंसर नहीं पता हमको, तो आंसर आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। 75 नहीं लिख सकते हो आप, आंसर नहीं लिख सकते हो, आप कहोगे CND है मेरा आंसर। फिर देखो यहां आओ, x बटे वाई, क्या x बटे वाई निकाल सकते हैं? क्या x बटे वाई निकाला जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि जो इसका मल्टीप्लायर वही इसका मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर कट जाएगा, आंसर 1/4 निकाल सकते हैं। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं होगा। x बटे वाई निकाला जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लायर कट जाएगा। क्या हम ये निकाल सकते हैं x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई? यस, x प्लस वाई 75 हो जाएगा, और अगर आप x माइनस वाई कैलकुलेट करने जाओगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी -45। तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो 15×3 45, 15×5 75, इसकी जो वैल्यू है -5/3। ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि रेशियो यहां कट गया। समझ में आया आपको? सवाल में मजा आया? कि आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आई, वो फाइनल वैल्यू आपकी क्या निकल के आई? ओके। अब मैं आपको कुछ ऐसी मजेदार चीज बनाऊंगा कि तुम हो सकता है अब जहां बैठे हो वहां डांस करने लगो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कितना भी मजा आए जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं, आप डांस नहीं करेंगे। जब ये वादा करोगे तभी मैं वो चीज बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए पहले बता दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि पागल जो तुम्हारे मम्मी पापा सोचें कि मास्टर ने हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया। मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि सच में तुम पागल हो जाओगे। हंसी आएगी तुमको कि यार, अरे यार ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं थी पहले हमको।
ठीक है, बताऊं? देखो एक बात बताओ मुझे, क्या जहां से चले थे वहीं पहुंच गए? यस, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, यस और नो? ट्रू और नॉट? यस, यहीं से चले थे यहीं पहुंच गए। एक बात बताओ मुझे, समझते हैं जरा, एक एक चीज ध्यान से देखो। मेरे पास अगर एक रेशियो है, मान लिया A/B, ध्यान से देखना, अगर आप इसमें K टाइम्स A ऐड करो और यहां आप K टाइम्स B ऐड करो, तो ये वैल्यू क्या रहेगी जरा बताओ। ये रेशियो की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, और इसी एग्जांपल से मैं तुम्हें वो रेशियो की प्रॉपर्टी भी समझा दूंगा और तुम्हें मजा भी आ जाएगा। तो अगर एक गिवन रेशियो है मेरे पास, और उसमें मैं कुछ न्यूमरेटर में जोड़ूं और मैं कुछ डिनोमिनेटर में जोड़ूं, और अगर उनका रेशियो भी वही है जो पहले था, तो रेशियो बदलता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं। इसका मतलब है कि मान लिया तुम्हारे पास ऐसा कुछ कहानी है कि एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है आपको 2/3। बहुत ध्यान से देखना, ये दिया है 2/3। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं और इसमें 3 जोड़ दूं, क्या रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा, वही रहेगा। फिर मैं कहूं मैं यहां पर 4 जोड़ दूं और यहां पर मैं 6 जोड़ दूं, क्या रेशियो बदलेगा? देखो 4 और 6 का रेशियो भी 2/3 ही है। अब देखो 4 2 8 2 10, 6 3 9 3 12, नहीं बदला। 4 2 6 2 8, 6 3 9 3 12, 8/12 क्या होता है? 2/3 ही होता है। फिर आपको यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, 6 घटाऊंगा और यहां 9 घटाऊंगा। अब घटा के देख लो फिर से रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो क्या है, 2/3 है, -6 और -9 का, तो रेशियो अब भी नहीं बदलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक गिवन रेशियो में अगर हम कुछ जोड़ें, तो जो जोड़ रहे हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उसका रेशियो वही हो, या जो दोनों में घटा रहे हो उनका रेशियो वही हो, तो रेशियो बदलता नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक इंटरेस्टिंग बात। 4/1 से हम चले थे और 4/1 पे ही हम खत्म भी कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से देखना क्या किया तुमने। तुमने यहां पर जो पानी है, यहां पर x यूनिट जोड़ा है, और तुमने जो मिल्क है, 2 स्टेप हैं वो ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या किया है, यहां x यूनिट जोड़ा है और यहां तुमने y यूनिट जोड़ा है, यही किया है ना बस। तो क्या y/x की वैल्यू 4/1 ही होनी चाहिए? यस। प्लीज डांस मत करना, प्लीज डोंट डांस। लुक व्हाट ए वंडरफुल ऑब्जर्वेशन दिस इज। ठीक है, हम जो कर रहे थे वो अच्छा ड्रामा है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लायर की बड़ी क्लैरिटी मिल रही है, बहुत मजेदार है। ये एग्जांपल तो मैं लेता ही लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, कैसे सेम होता है। बट जो ये रिजल्ट है कि मुझे x/y की वैल्यू चाहिए, ये x/y की वैल्यू आप सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हैं। दिख गया कि नहीं? ये है मैथ्स यार, दिस इज द मैथ्स, कि हाउ टू थिंक लॉजिकली। और मेंस में तुम्हारे यही होगा, लिख लो मेरे से, पूरा गेम लॉजिक का होने वाला है कि कौन कितना बढ़िया सोचता है। पैटर्न ऐसे नहीं चेंज हुआ है, पैटर्न की कमेटी बनी होगी, कमेटी के थ्रू कुछ उन्होंने सोचा होगा, और सोचने के बाद फैसला किया होगा कि यार मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करते हैं लोगों की। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं कि क्या क्या रट के आए, क्या समझते हैं लोग। प्रीलिम्स का पेपर का नाम क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मींस मैथमेटिकल एबिलिटी है, तो कुछ खेल होगा। सो बिलीव मी, योर अंडरस्टैंडिंग विल टेक यू फार। हर एक चीज बहुत गहराई से समझना है कि कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब सवाल मान लिया एग्जाम में आ जाएगा, लोग बैठ के x और y निकालेंगे, तुमको पता है कि तो ऐसे ही होना है यार। ठीक है, ठीक है। From where do you get these type of observation? Obviously not from the books, because otherwise you would have also got it. Not from anybody's notes, वरना तुमको भी मिल गया होता। ठीक है, just by observing, nothing else, केवल ऑब्जर्वेशन। क्या हो रहा है देखते रहो, इसको देखते रहो, समझ में हाँ ऐसा ही होगा।
मैथमेटिक्स बहुत ही ऑब्वियस सा सब्जेक्ट है अगर सही से देखा जाए तो। एनीवे वापस लाते हैं तुमको। कैट लेवल क्वेश्चंस, कोई कैट लेवल क्वेश्चन की बात नहीं करेगा। कैट तो को फर्जी में बदनाम कर दिया गया यार। कहीं भी लोगों को डिफिकल्टी का एक वो लेना होता है तो कैट लेवल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। मैथ्स को पढ़ना ही लॉजिक से चाहिए तो पढ़ो, बस मौज लो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रेशियो? अरे जो तुमसे एक वैल्यू पूछी गई भाई कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई क्या है, तो एक्स और वाई की वैल्यू रखो, नेगेटिव आए तो नेगेटिव आए, हमें क्या करने का, ठीक है, फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट। हमसे एक वैल्यू पूछी गई कि बताओ एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या, हमने एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, तो निकाल दिया, ठीक है। इट्स लाइक जो पूछा गया वो बता दिया। अब एक चीज ध्यान से देखो जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, अब मैं तुमको रेशियो की दुनिया से बाहर ला रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छा समझ में आया तो थोड़ा देर रहो। अब आते हैं फिर से प्रपोर्शन की दुनिया में, ताकि थोड़ा सा कुछ बोरिंग एक्टिविटी है वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रपोर्शन की जरा बोरिंग एक्टिविटी आपको दिखाता हूं। जैसे कल आपने कुछ डुप्लीकेट रेशियो वगैरह पढ़े थे, ऐसे यहां भी कुछ चीजें हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। प्रपोर्शन में मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, उसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इसको जरा समझते हैं कि ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है तो इसको समझना है आपको। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, ठीक है, ऐसा लेता हूं ए रेशियो बी, या ऐसे सोचो कि मेरे पास तीन टर्म है, मान लिया ए बी सी, और मैं बोलूं कि ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, तीन वैल्यूज लिखी है मैंने ए बी सी, और मैं चाहता हूं कि एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब होता है कि आपका जो A:B है ये B:C के साथ एक प्रपोर्शन बनाए। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको याद हो लॉ ऑफ प्रपोर्शन, तो वो कहता है B² AC के बराबर होना चाहिए, है ना। मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि A/B हमारा B/C के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज और देखो, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन ऐसा नहीं सिर्फ तीन टर्म्स के लिए डिफाइंड है, मिनिमम तीन तो चाहिए हमको, मिनिमम तो तीन चाहिए यार कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के लिए। अगर हमने मान लिया आपको ऐसा दे दिया कि मुझे चार टर्म दिए हुए हैं A B C D, और मुझे इनको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में बनाना है, तो आप कहोगे A/B B/C के बराबर हो, और ये जो B/C है अल्टीमेटली C/D के बराबर हो। दिस इज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, यहां पर ए टर्म पकड़ो तुम, B² तुम्हारा AC के बराबर होगा, यहां इस टर्म को पकड़ो तो C² तुम्हारा BD के बराबर होगा। ये जब दोनों कंडीशन मीट होंगी तब ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। अगर आपने सिर्फ इसको इसके बराबर कर दिया तो वो नॉर्मल प्रपोर्शन हुआ ABCD का। अगर मैं बोलूं ABCD प्रपोर्शन में है तो सिर्फ आप क्या बोलोगे, अगर ABCD मान लिया मैंने बोला प्रपोर्शन में है, तो ABCD प्रपोर्शन में तब होंगे जब A/B C/D के बराबर हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ABCD मेरे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में एक कंडीशन और भी ऐड होगी, और वो है कि A/B ये जो C/D के बराबर है वो तो है ही है, लेकिन यहां B/C के बराबर भी होगा। तो A/B B/C के बराबर हो और B/C C/D के बराबर हो, तब ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। लेटेस्ट से मैंने आपको बोला राइट कि एक नंबर है मेरे पास और वो नंबर है 3, ध्यान से देखना, और यहां मैंने लिखा, मान लिया 3 लिखा, यहां लिखा मैंने 48 और यहां लिखा 12। इसको बहुत ध्यान से देखो, 3 12 48 ये 3 नंबर है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है? अगर हम इसको समझना चाहते हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं,
तो आप कहोगे यस, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में इसलिए है क्योंकि आप कहोगे 3/12 है वो 12/48 के ही बराबर है। इन अदर वर्ड्स आप देखोगे कि 12 स्क्वायर आपका 3 × 48 के बराबर है। ऑलराइट, दे आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब मैं तुम्हारे सामने 4 नंबर लिख रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास 3 है, 12 है, यहां ले लो 3 ले लिया मैंने, यहां मैंने 8 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 8 ले लिया, यहां पर मैंने 24 ले लिया, 24 ले लिया, और यहां मैंने 64 ले लिया। ध्यान से देखना, तो यहां आप कहोगे 3/8 मेरा 24/64 के बराबर है। 8 3 24, 8 8 64 है। लेकिन आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा 3/8 8/24 के बराबर है, राइट? आप कहोगे नहीं, तो ये जो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। बट अगर हम कहें कि क्या ये प्रोपोर्शन है, तो आप कहोगे यस। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस इन प्रोपोर्शन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है? एक एडिशनल कंडीशन बीच में और है, तो इसका ख्याल रखना आप, ठीक है? वरना एग्जाम में पता ही नहीं होगा तो गलती करके बैठ के आओगे और क्या करोगे। कॉन्टिन्यूड की हिंदी क्या होती है? जो कॉन्टिन्यूड की हिंदी वो लगा लो आगे, हो गया। अब देखो एक चीज और, लेट मी गिव यू वन मोर डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको हम बोलते हैं तृतीय अनुपाती। पता नहीं क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल है ना, चलो ऐसे लिखो, थर्ड प्रोपोर्शनल। यार कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में तो होगा ही होगा, इट इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का ही एक स्पेशल केस है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो वो प्रोपोर्शन में तो होगा ही, ठीक है? एक कह रहा लगातार प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड का मतलब लगातार समानुपात। लगातार तो नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होता है ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल देखो जरा क्या होता है ये, थर्ड प्रोपोर्शनल देखना ध्यान से। तो ये क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको जब भी निकालना होगा तो आपको बेसिकली 2 ही टर्म दिए जाएंगे, कहेगा ए है बी है, बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। सवाल ऐसा आएगा, एग्जांपल में दिखा रहा हूं, ऐसे सवाल आएगा कि पता करो, फाइंड करो कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, फाइंड करो कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है ऑफ 4 and 7। ऐसे सवाल आएगा आपका कि 4 और 7 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ऐसे सवाल आएगा। क्लियर? ओके, ऑलराइट। हाँ, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को देखो, अगर आपको पता है पहले से कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी, जीपी जानते हो, जीपी 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 3 चौके 12 चौके 48, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है 3 चौके 12 12 चौके 48, तभी वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। तो अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी आती है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। और यहां से गलत हो जाएगा, 3 से 8, 8 से 24, ये 3 गुना है, जबकि 3 गुना से कम है, तो ऐसे नहीं। चलो 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 इधर आ जाओ। अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का देखो तरीका ये होता है कि आप ऐसे करो, a/b करो, इस b को चुपचाप यहां लिखो, मतलब हम एक तीसरा नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बने एक तरह से। ये जो वैल्यू होती है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है आपका। मतलब अगर 2 नंबर दिए जाएंगे मुझे ए बी, जब 2 नंबर दिए जाएंगे तो उनसे जब हम प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे पहला नंबर ये है, ये मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म को हम सेम कर लेंगे, एक तरह से कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं।
और जब हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो x वाली वैल्यू है, जो हमें एक और चाहिए ना भाई, ए बी से ए अपॉन बी लिख दिया तुमने और बी से ये लिख दिया, पर तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, तो ये x थर्ड प्रोपोर्शनल होता है कि मुझे एक टर्म और निकालना है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल यहां से निकलता है। तो इसेंशियली आप ऐसे भी कह सकते हो डायरेक्ट कि x की जो वैल्यू है जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे ही ध्यान रखो कि ए अपॉन बी, बी अपॉन एक्स करना, जैसे यहां पर है तो आप कहोगे मुझे करना क्या पड़ेगा, 4/7 और यहां हो गया मेरा 7/x। तो x की कैलकुलेशन करनी है आपको, तो ये हो गया 49/4, 49/4। ये तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप कहोगे इसका क्या उपयोग है, कोई उपयोग नहीं है, रट लो उसको। सवाल ऐसे ही आता है, अगर एग्जाम में आएगा तो आएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल 4 और 7 का बता दो, थर्ड प्रोपोर्शनल 5 और 9 का बता दो। क्लियर? हाँ, ये दो वैल्यू जब आपको दो टर्म दिए जाएंगे तो उससे जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाओगे उससे थर्ड प्रोपोर्शन निकल आएगा, जब दो टर्म दिए जाए। ठीक है, अब मैं आता हूं और मैं बात करूंगा फोर्थ प्रोपोर्शनल की। ठीक, तो देखो यहां से हम बात करेंगे अब फोर्थ प्रोपोर्शनल की। फोर्थ प्रोपोर्शनल को शायद चतुर्थानुपाती बोलते हैं, और फोर्थ प्रोपोर्शनल के बाद यहां फिफ्थ प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि 4 ही टर्म होते हैं तुम्हारे प्रोपोर्शन में, 1 2 3 4, एक 2 एक्सट्रीम्स और 2 मिडिल वाले। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, इसमें आपको 3 वैल्यूज प्रोवाइड किए जाएंगी ए बी सी। तो कैसा सवाल आएगा आपका, आएगा एग्जाम्पल कि 3 6 और 12 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, ऐसा ही सवाल आएगा आपको कि 3 6 और 12 का मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो क्या होगा। तो इसमें क्या है, आप कहोगे 3 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन बी बराबर c अपॉन एक्स। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। 3 टर्म मेरे पास ऑलरेडी हैं, प्रोपोर्शन बनाने के लिए मुझे एक चौथा और चाहिए। पहले 2 ही था तो उससे हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे 2 और चाहिए था, तो मिडिल टर्म को रिपीट किया और x निकाल लिया। और यहां पर हमने क्या किया, 3 है तो a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी जो होता है ना, वो d चौथा वाला निकालना है यहां पर। तो यहां से तुम्हारी ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आप यहां अगर आओगे कि भाई 3 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे ये होगा मेरा 3/6 बराबर 12/x। आप कहोगे ये 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 24। ये तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। इफ यू वांट टू राइट जनरल एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा BC अपॉन ए। बट मेरा जो अनुमान है वो ये है कि आप इसको ऐसे ही ध्यान रखो, कैसे लिखते हैं, बस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज पे, और वो चीज है आपका मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ये काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। 2 टर्म आपके पास मान लिया दिए हों और आपको निकालना हो मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन शब्द का मतलब समझ रहे हो, वो नहीं कि ये आदमी बहुत मीन है, बहुत मीन आदमी है, वो थोड़ा सा बहुत नेगेटिव सेंस होता है। मीन प्रोपोर्शनल जो मीन मीडियन मोड है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में आ गया है बेटा, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ, तो पढ़ेंगे कि वो मीन क्या होता है। तो यहां मीन का मतलब होता है औसत से। जो मीन मीडियन मोड होते हैं ये अलग अलग फॉर्म में एवरेज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, एक नॉर्मल एवरेज होता है, ऐसे करके। तो मीन का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जो बीच में हो, काइंड ऑफ। तो यहां जब आप प्रोपोर्शनल बनाने की कोशिश करोगे तो आप इसको ऐसे कहोगे, a अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, मतलब बीच में एक x घुसा दो, दो लोगों के बीच में x के एंट्री, वाओ क्या कहानी है। ठीक है, तो ये होता है मीन। हाँ, वाकई में मीन काम है कि दो लोगों के बीच में x घुसा दिया, मीन काम है। तो एनीवे लेट्स डू इट। सो a अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी बनेगा, तो यहां से जो एक्स स्क्वायर है वो ए बी बन जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए बी। और रूट ए बी क्या है, ये है आपका मीन प्रोपोर्शनल। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मेरा दिमाग कैसे चलता है डिफरेंट तरीके से।
तो अब मैं जब किसी भी चीज को देखता हूं, जैसे ये मीन प्रोपोर्शनल है, तो मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है बीच में ही होगा ए और बी के। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक वैल्यू दी गई 9 और 4 और इसका मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो जब आप 9 इंटू 4 करोगे तो ये 6 देगा कि नहीं देगा? यस। आपने कहा मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 16 और 9 का, तो ये 16 9 कितना होगा? 144 होगा, ये वैल्यू 12 आएगी। और वो सेंस आप पहले ही ले लो कि जब मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो मीन प्रोपोर्शनल बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य, तो बीच में ही आता है कहीं। अगर बीच में कहीं आएगा तो ये सेंस एक एडिशनल जानकारी आपको देगा कि जब यहां आप x कैलकुलेट करोगे तो चूंकि एक मीन वैल्यू है, x मीन प्रोपोर्शनल है, मीन वैल्यू है, तो ये a और b के बीच में कहीं होगा। तो मुझे याद है आपके सीजीएल में ही कोई सवाल आया था, सीजीएल या सीपीओ में सवाल आया था, तो जब मैं उसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने यही बोला सीधे कि भाई आंसर यही हो सकता है विद दिस नॉलेज ओनली कि ये मीन है तो बीच में होगा कहीं। तो वहां 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे। तो छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं कि मीन विल ऑलवेज बी लोवेस्ट और हाईएस्ट, जो भी जब दो वैल्यू तुमने ए और बी दी, चाहे तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालो, चाहे तुम हार्मोनिक मीन निकालो, या चाहे तुम एरिथमेटिक मीन निकालो, वो तीनों मीन वैल्यूज उनके बीच में ही कहीं होती हैं। ये अलग अलग तरीके हैं मीन को कैलकुलेट करने के, बट मिलेगा कहीं बीच में, कुछ बीच की वैल्यू होगी। तो x जो होगा जब हम मीन प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो a और b के बीच में होगा। इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये पॉइंट भी आपको ख्याल रखना है, भूलना नहीं है, राइट। चलो, क्या आप कुछ सवाल कर लिए जाए? ठीक है, तो अभी कुछ सवाल कर लेते हैं। आपको मैं अभी बोर नहीं करूंगा रेशियो की और प्रॉपर्टीज से। कुछ प्रश्न करते हैं अगले 15-20 मिनट तक, थोड़ा सा जो चीजें करी हैं आपने एक बार रिवाइज हो जाए आपकी, और उसके बाद कल जो है थोड़ा और बोर करेंगे आपको, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो चलो सवाल देखो फटाक से और पता करो क्या उत्तर है। ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। तो रेशियो के सवाल में जब ऑप्शंस होते हैं ना तो तुम्हारे पंख निकल आने चाहिए, क्योंकि आप बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो, ए बी का जो रेशियो है ना 4:2:3 है, तो भैया ए बी का रेशियो 2:3 ही रहना चाहिए। क्या यहां ए बी का रेशियो 2:3 है? नहीं भाई, जब ए बी का रेशियो ऑलरेडी 2:3 है तो वो रेशियो अल्टीमेट 2:3 ही रहना चाहिए। क्या 5:4 की वैल्यू 2:3 के बराबर है? नहीं, तो ये गलत हो गया। यहां देखो 8 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2:3 हो सकता है। ये देखो 5 चौके 20, 5 7 35, ये नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन गलत हो गए। फिर आप जरा एक बार बी और सी चेक करो, तो आप कहोगे बी सी छोड़ो, सी और डी का अनुपात क्या है? 4:7 है। जरा देखो यहां जो 2 बचे इसमें 4:7 है क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया और बी आंसर आपका निकल गया। जस्ट थोड़ा सा रेशियो देख के, रेशियो देखो उत्तर लगा दो, ठीक है, ओके, क्लियर है। अगर आप यहां सीधे सी और डी का रेशियो देखते खाली तो आपको सीधे ही आंसर मिल जाता, बट ये खैर आपको पहले पता नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सीधे सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दो कि हम सी और डी को एक बार में देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पहले नहीं पता है, कोई बात नहीं, इट्स गुड कि आप ए बी से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर वहां पहुंचो। बट देखो क्यों डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 4:7 सी और डी का रेशियो ना यहां है ना यहां है, और 6 3 18, 6 दूनी 12 ना यहां है ही नहीं है। तो जो सही उत्तर है वो सिर्फ बी है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब कल मैंने आपको एक तरीका भी बताया था यार, वो तरीका भी यूज करके देख लो। 2 3 3 5 और आपका क्या है 4 7 है। अब यहां पर आप वो क्रॉस वाला तरीका लगाओगे तो भी हो जाएगा, यहां छोटे तरीके से भी हो जाएगा। ये 4 है, इन दोनों को सबसे पहले सेम बनाते हैं। तो आप कहोगे इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करोगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को 20-20 बना लेते हैं। तो 5 से गुणा किया, 5 चौके 20, 5 7 35, यहां 4 से गुणा करो, 4 3 12, 4 5 20। अब ये जब 12 बनाया तो इसको भी 12 बनाना है, तो 4 से गुणा करो, 4 3 12, 4 2 8। सीधे वैल्यू दिख गई कि नहीं? ये तुम्हारा बी और बी है, ये तुम्हारा सी और सी है, तो इसको 2 बार नहीं लिखना। आप कहोगे अगर मुझे ए बी सी डी निकालना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 12 20 और 35। अब घर का एक होमवर्क तुम्हारा है कि वो जो मेथड एक बताया था ना मैंने आपको निकालने का, याद है? उस मेथड से भी
इस रेशियो को निकालना, मेथड से भी निकालना इसको, ठीक है, मेथड से भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया, ऑप्शन का तरीका बता दिया, मल्टीप्लायर सेम करने वाला तरीका बता दिया, और जो मल्टीप्लायर सेम करने वाला एक और मेथड बताया था मैंने, जिसमें सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, याद है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 2 3 4, फिर 3 3 4, फिर 3 5 7 वाला तरीका याद है ना आपको, 2 3 4, 3 3 5, 3 5 4, 3 5 7, उस तरीके से भी आप निकाल लेना, ठीक है। ये सवाल देखिए, x की वैल्यू 1/2y है, y की वैल्यू 1/3z है, तो x y z का रेशियो आपको बताना है कितना है। सो आप कहोगे x/y जो है वो मुझे दिया है 1/2, y/z मुझे क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इनको सेम करना है, तो आप कहोगे y y दोनों जगह सेम कर लेते हैं, तो यहां 2 से गुणा कर लेते हैं, सीधा है, तो 2 से गुणा कर दिया, y y सेम हो गया 2 2, तो अब x y z का रेशियो लिख दो, एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 1 2 और 3। अब इसको ऐसे कर सकते हैं आप, इवन ऑप्शन चेक करोगे सीधा उत्तर आ रहा है, एक बार में आ रहा है, कैसे देखो, यहां x और y का रेशियो 1/2 कहां कहां है, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है हाँ, यहां है नहीं, यहां 2:1 है, तो 1:2 तो एक ही जगह आ रहा है सी, तो वही करेक्ट होगा, आप सीधे आंसर लगा सकते हो, यस। या फिर हम इस तरह से लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है आपसे, a/b, b/c और c/a का रेशियो पूछा गया है। तो एक तो इसका प्रॉपर तरीका है, एक है ऑप्शन एलिमिनेशन। हम ऑप्शन से कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को देखिए, केवल जो निकालना है मुझे। अगर a/b और b/c का रेशियो निकालना है मुझे, तो क्या इसको हम ac रेशियो b² बोल सकते हैं, यस। आप दोनों जगह BC से मल्टीप्लाई कर दो दोनों रेशियो को, तो जब इसको BC से मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू सी बनेगा, इसको जब आप BC से मल्टीप्लाई करोगे तो C कटेगा, B² बनेगा। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि C इधर चला गया और B इधर चला गया, ठीक है, AC रेशियो B²। अब आप बताओ कि AC कितना है, 4 इंटू 6 24 है, तो यहां 24 लिखो, और B² कितना है मेरा, 5 का स्क्वायर 25 है। तो आप कहोगे पहले दो कंपोनेंट जो यहां लिखे हैं उनका रेशियो 24:25 होना चाहिए। क्या यहां है, नहीं, क्या यहां है, नहीं, क्या यहां है, यस, क्या यहां है, नहीं। एक्चुअली में आप पहले भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा कहीं सेम ही नहीं है, पहले दो कंपोनेंट सेम नहीं, तो हम फर्स्ट 2 निकाल के आंसर लगा सकते हैं, हम केवल फर्स्ट 2 निकाल के आंसर लगा सकते हैं, हमें तीनों निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 देखा और हो गया। पूछा 3 था इन्होंने, आप कहोगे सर ये चीटिंग मत करो, तो ठीक है यार, अगर आपको लगता है कि ये चीटिंग हमको नहीं करनी चाहिए तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलो। आप कहोगे a/b हमारा 4/5 है, आप कहोगे b/c हमारा क्या है, 5/4 है, 5/6 है, और c/a हमारा क्या है, 6/5 है। इसको आप ऐसे लिख देते तो भी आसान होता, देखना 24/25, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, आप कहोगे इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 6 5 सारी चीजें हैं ना लिखी हुई है ना, c/a 6/4 होगा ये, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इनका एलसीएम 12 होता है, 5, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप सारी वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 हो गया, और 12 चौके आपका 48 हो जाएगा, ये वैल्यू 48 हो गया। यहां 10 5 50 हो गया, यहां 4 15 6 90 हो गया। अब 2 से और काट लेंगे तो 24 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, आपका आंसर आ गया, यस, सी ऑप्शन। सत्यम करें, क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बीच में एक स्क्वायर होगा, बोल सकते हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये B² है तो ये एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट यहां पर आपको एक चीज इंश्योर करना है, ये जो स्क्वायर नंबर आप बोल रहे हो ये थोड़ा सा हड़बड़ी है, इसका कारण बता रहा हूं। अभी आपने सिर्फ 2 एलिमेंट पकड़े हैं, 2 एलिमेंट, राइट, तो 2 एलिमेंट के पकड़ने से बीच का नंबर स्क्वायर होगा, ये बोलना गलत है। बीच के नंबर का रेशियो में ये स्क्वायर नंबर होगा। अगर एक ऑप्शन ऐसा दिया हो, मान लिया, और वो है मान लिया यहां पर 29 फॉर एग्जाम्पल, और यहां लिखा हुआ है 50, जस्ट अंडरस्टैंड दिस,
यहां पर भी बी स्क्वायर इंटू 2 है, पॉसिबल है ये भी, क्योंकि आप जब इसको भी पिक्चर में लाओगे तो ध्यान से देखना, ये बी स्क्वायर नहीं रह जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एसी से मल्टीप्लाई होगा, यहां ए स्क्वायर सी आएगा। यहां जब तुम एबीसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए इंटू बी स्क्वायर आएगा, और यहां जब आप एबीसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा आपका, ए बी स्क्वायर। यहां आपका वैल्यू आएगा एबीसी से मल्टीप्लाई करने पे बी सी स्क्वायर। आप देख रहे हो आप, तो ये बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होके भी लिखा हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कहीं और से उनका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो। क्योंकि ऐसे ये भी देखो, 27 में 3 निकाल लो, 3 निकाल लो तो 9 बच रहा है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बात आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये a इंटू बी स्क्वायर है। लेकिन हां, जब हम इन दोनों की केवल बात कर रहे हैं, जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं केवल, तब a और a कटेगा और ये वैल्यू आपका ए सी इंटू बी स्क्वायर आएगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दो दो पकड़ के बिल्कुल सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, तब आप बोल पाओगे। जैसे आप इसको दोनों को पकड़ लो, आपको कहे मोस्ट सिंप्लीफाइड है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कट जाएगा। इन दोनों को पकड़ लो, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना पड़ेगा 11:13, फिर आप कहोगे नहीं है, गलत है। यहां ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, परफेक्ट स्क्वायर है, चलेगा। यहां देखो ये 12:13 है, फिर आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए गलत है। बट डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो आप ऐसे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यस। ये देखिए, एक्स वाई जेड का अनुपात 2:3:5 है, तो आप बताओ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले जब ये सवाल पढ़ोगे, इस सवाल को जब तुम पढ़ोगे ना बालक, सबसे पहले, ओके, सबसे पहले पढ़ोगे जब, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? जरा सॉल्व करो, बताओ यार, तुम ही लोग बताओ, मैं क्यों बताऊं, जल्दी बताओ, सॉल्व करो, तब तक हम अपना व्हाट्सएप देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इन सीजीएल। बच्चे में कुछ छोड़ते हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं, सीधा भेज देते हैं। सर बताइए कितने वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी है, जल्दी बताओ। ओके, ओके, बाप रे, इतने मैसेज पड़े होते ना, पूछो नहीं। अरे खोलो तो लगता है बम्बार्डमेंट होने लगता है बहुत काम है, पूरा रख देता हूँ जी। टीम के मैसेज पढ़े, वॉइस मैसेजेस, है ना, मिस कॉल पड़ी है लोगों की। हे भगवान, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है सर, बताओ कहाँ से बनवाएं? हे भगवान, संकल्प सिलेक्शन सीरीज में ज्योमेट्री करवाइए, मेरा डाउट क्लियर करिए, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, क्या आंसर है भाई? 10? सामने होते ना ऐसे, तुम लोग को उठा के ऐसे ऐसे ऊपर उठा के छोड़ देता, ठीक है? इतना मेहनत किए हैं तुम्हारे साथ, तुम लोग जो बौखलपंथी कर रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते, काहे? ये 2 3 5 विद मल्टीप्लायर आएगा यहां पर, और उसका स्क्वायर कर रहे हो, फिर स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो बाहर एक मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर आएगा बाहर। 32 क्या है कि 32 हूं मैं? अबे क्या तो गधे, मल्टीप्लायर कहां गया हमारा? 10 होना ही नहीं है आंसर तो। ये तो कह रहा है 32 और 10 होना ही नहीं है, तो समझे कि नहीं? सर पटक दो दीवार पे अपना, पटक दो दीवार पे सर, जोर से पटको अभी।
कुछ हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। थप्पड़ तो मार सकते हो खुद को, मारो जोर से एक थप्पड़। क्या बेवकूफी कर रहे हो यार। जो दो आंसर होने ही नहीं है वही मैक्सिमम लोगों के उत्तर हैं। कुछ भी चल रहा है, 10 का मल्टीपल होगा तो 10 होगा। अरे भैया मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इतना सिखाया तुम लोगों के भेजे में क्यों नहीं गया कि ये 2 आएगा, 2 रखोगे तो वो 2 का जो स्क्वायर है उसमें मल्टीप्लायर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लायर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लायर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लोगे बाहर एक मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर आएगा बाहर। इसलिए ये दोनों तो होने ही नहीं। अब ये जो दोनों हैं ये हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं कि x, ये है x की वैल्यू क्या है 2 इंटू मल्टीप्लायर, तो x खुद क्या है 2 इंटू मल्टीप्लायर है। y क्या है, y की वैल्यू 3 है, तो y खुद 3 इंटू मल्टीप्लायर है। तो x और y लिखने से इनके अंदर मल्टीप्लायर छुपे हुए हैं, तो मल्टीप्लायर बी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। इन दोनों में से कुछ करेक्ट होगा, निकालते हैं, समझो। आप कहोगे यहां से मैं इसको लिखूंगा नहीं, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, ये क्या हो गया? ठीक है, देखो यहां पर इसकी वैल्यू को रखो, ठीक है। आंसर या तो एक्स के टर्म में लाना है, वाई के टर्म में लाना है, वो तो छोड़ो अभी। तो आप एक काम करो ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूं। मैं लिखवा रहा हूं तुमको ये 4 इंटू, एक चीज लिखना है इसको, 2k का होल स्क्वायर, के लिखो यहां पर, वरना तुम लोग ना कांड करोगे। तो यहां के लिख लो, यहां लिखो 3k का होल स्क्वायर। अच्छी चीजें ना जिम्मेदार आदमी को देनी चाहिए, जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब तुम नहीं लिखते हो मल्टीप्लायर तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो इनविजिबल है लेकिन तुम्हें दिखे। कुछ लोग कहेंगे सर हमको लगा इसके साथ इनविजिबल है, वो तो ऑप्शन लिखने वाले को भी पता होगा। ऐसा करोगे, 10 लिखा है मतलब वो 10 है, उसको नहीं, वो इनविजिबल करके नहीं लिख रहा है एक्स को, ऐसे लिखो उसको। आप जब लिखोगे तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। तो आप कहोगे यह है 4 इंटू 2 दूनी 4 के स्क्वायर, यह 9 के स्क्वायर, और ये 25 दिया 75 के स्क्वायर, 84 और 16 कितना हो गया? ये हो गया 100 के स्क्वायर, 10 के। कुछ लगेंगे सर यहां तक के आ गया, अब के तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, अब बताओ कौन सा आंसर होगा? 10 ही तो लगाएंगे, के को स्किप कर देंगे। के को हमें x या y के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप कहोगे x की वैल्यू है हमारी 2k, y की वैल्यू हमारी है 3k, है कि नहीं है? तो यहां से हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू x/2 है, यहां से हम बोल सकते हैं कि k की वैल्यू y/3 है। तो इसी टर्म 10k को हम अगर x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 इंटू x/2 बनेगा, जो कि वैल्यू हो गई 5x। अगर यही चीज हम y के टर्म में रिप्रेजेंट करते तो 10 इंटू y/3 बनता, तो ये वैल्यू होती 10y/3। तो यहां जो तुम्हारा आंसर है वो बेसिकली 5x है। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है बालक, 10 का मल्टीपल होगा। हाँ मल्टीपल, अभी तुम खेलते रहो मल्टीपल में, बर्बादी के जो गुण हैं वो सारे लेके घूम रहे हो तुम। 10 का मल्टीपल होगा तो 10 होगा, ये वो सवाल ही नहीं है बेटा। हर जगह मल्टीपल नहीं घुसाड़ना है तुमको, समझे कि नहीं? बारूद लेके जब चल रहे हो ना तो पता होना चाहिए कि बारूद कहां जो है दागना है, हर जगह नहीं कि दागे पड़े हैं। ओके, देखा नहीं शादी में लोग जाते हैं गोली चलाते हैं, खुद दूल्हे को मार देते हैं। अब मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हो, दूल्हे को तो बचा दो यार। हम तो बड़ा डरने लगे शादी में यार, उसके बाद ये सब खबरें जब आने लगी मैंने कहा तो भरोसा ही नहीं है कि शादी में नाच रहे हो और पता लगा गोली चली और ठाई मर गए। तो मैं तो पहले देखता हूं आसपास कि यहां बंदूक वाले लोग कितने हैं, अगर बंदूक वाला आदमी एक भी दिखाई दिया, मेरे को नहीं करना डांस फांस, ठीक है? नहीं करेंगे डांस, समझे कि नहीं? तो मल्टीपल सीखे हो वो वही है, बंदूक है, चलाओ, खुद पे मत चला लो। वही कर रहे हो तुम, 10 का मल्टीपल है 10 होगा,
समझे कि नहीं? ओके, राइट। पांचवा सवाल देखो जरा। 116 को आपने विभाजित किया 3 टुकड़ों में जो इस अनुपात में है, तो आपको बताना है मिडिल पार्ट कितना है। मिडिल पार्ट ये हुआ, 3 चीजें लिखी हुई हैं, तो ये मिडिल पार्ट हुआ। तो जरा निकालते हैं इसको। आप कहोगे 1:1/4 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 है, ये 5 है, 20 है और 5 है और 4 है। समझे कि नहीं? तो मौत से डर नहीं लगता मुझे ऐसे, बट फर्जी में मर जाओ यार। किसी की शादी में नाच रहे थे हो, किसी ने गोली मार दी, मर गए, तो गलती से तुमको लग गई। अब ऐसे तो नहीं मरना है ना। ठीक है, समझे कि नहीं? 20 5 4 हो गया। तो अब आप कहोगे इनका जो टोटल है ना, वही 20 5 25 4 29, ये टोटल है। 29 पार्ट किसके बराबर है? 116 के। एक पार्ट किसके बराबर है? 4 के। एक पार्ट अगर 4 के बराबर है तो मिडिल पार्ट किसके बराबर है? आप कहोगे 5 × 4 यानी 20 के। मिडिल पार्ट यानी मल्टीप्लायर मिल गया, तो 5 × 4 कर लो, 20 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, समझे कि नहीं? यस। ओके, आपको बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। ये जो खतरनाक वैल्यू दी है ना, इसका कैसे निकालोगे? आप कहोगे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका हमको पता है। x² - y² है, इसको डिवाइड करते हैं x - y से, फिर यहां लिखते हैं x - y, तो ये जो नीचे वैल्यू आती है थर्ड प्रोपोर्शनल होती है। 2 वैल्यूज दी होती हैं, इसको इससे डिवाइड करो। फिर आप खुद देखो, यहां से x - y से काटोगे तो x + y आ जाएगा। ये क्या है? x² - y² होता है x - y × x + y, और ये वैल्यू आपकी हो गई x - y बटे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो ये आएगी x + y बटे x - y। कहां दिया हुआ है ये वैल्यू? x + y बटे x - y तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, लिखा हुआ है कहां? ये बी ऑप्शन है। इसको अगर आप ध्यान से देखो, अरे सीधा लिखा हुआ था क्या? नहीं नहीं, हाँ सीधा लिखा हुआ था। बताओ, हम काट पीट दिया यार, सीधा लिख दिया इन्होंने। इन्होंने ऐसे लिख दिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू x² - y² है बटे x - y का होल स्क्वायर। ये देखो सीधा लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। काटने पीटने की जरूरत नहीं, बट ये फॉर्मेट भी हो सकता है। ये ए देखो, कई लोग लगा दिए ए नहीं है बालक। कई लोग देख, अच्छा ऐसे आया है तो उल्टा लगा देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं भैया, ए नहीं है, ए नहीं है यार। ए इसकी तरह लग रहा है, बट ये दोनों आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, वो नहीं है। समझे कि नहीं? सब ए पे चले जा रहे हैं, ए गलत है, ए गलत है यार, ए गलत है, हम गलत हैं। कैसे? अच्छा तुम सही हो? 1 मिनट रुको यार, सही कह रहे हो यार, सही है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, सच में, सच में उल्टा लिख दिया। तुम लोग सही हो, फालतू में डांट दिया तुमको यार। ए ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहां थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है, ये ऐसे लिखोगे आप, थर्ड प्रोपोर्शनल यहां पर ये इधर आएगा ना एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो ये x - y बनेगा और ये x + y बनेगा, क्योंकि एक x - y इससे कट जाएगा, तो ये x + y बचेगा और ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो तुम सही थे, सॉरी। चले अगला सवाल कर ले। 17वां सवाल देखो, कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ इसका। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? आप कहोगे 12a³ को डिवाइड करो 9xa² से, फिर 16x² को डिवाइड करो किससे? फोर्थ प्रोपोर्शनल से। अच्छा, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना बेटा, थोड़ा सा
अजीब तरीके से लिखा है, परेशान ना हो, ये ऐसा होना चाहिए 36x a की पावर 4, यहाँ होना चाहिए 12ax, यहाँ होगा आपका 16a क्यूब x की पावर 4, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए 12x क्यूब a क्यूब, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा लिखना चाहिए, ऑप्शन ऐसा लिख दिया। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना तो एक चीज का ध्यान दिया करो, एक तो नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट किससे निकलेगा, नंबरों से निकलेगा, पहली बात। दूसरा पार्ट वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स में देखो क्या कहीं भी पावर्स सेम आ रही हैं, नहीं आ रही है, देखो ध्यान से, कहीं भी पावर सेम नहीं आ रही है, बट नंबर्स में दो जगह नंबर सेम आ रहे हैं। तो क्यों ना हम पावर से कंपेयर कर लें सीधे, नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं कि 12 है कि 16 है। तो आप कहोगे यहां पर देखो a क्यूब ऊपर है, a स्क्वायर नीचे है, तो काटेंगे तो एक a बचेगा ऊपर। तो जैसे ऐसा होगा आप कहोगे ये फोर्थ प्रोपोर्शनल में जब तक एक a नीचे नहीं आएगा ये कटेगा नहीं, तो एक a चाहिए ताकि ये कट के a बचे। नीचे मुझे x चाहिए तो मुझे नीचे x क्यूब चाहिए ताकि x स्क्वायर काट के मुझे x दे, तभी बराबर हो सकते हैं। और इसके अलावा नंबर है तो नंबर छोड़ दो। अब x क्यूब a कहीं आ रहा है क्या, एक मिनट, सही लिखा है 12a क्यूब 9x स्क्वायर बटे 12 16x स्क्वायर a की पावर, यहाँ a की पावर 4 लिखा हुआ था एक्चुअली, तो ये अगर 4 लिखा है तो मुझे यहाँ 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x क्यूब a क्यूब कहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट डी हो गया, आपको 12 देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर और नॉट, चाहो तो निकाल लो यार, पूरा ही निकाल लेते हैं। आप कहोगे यहां 12/9 है तो कितना वैल्यू आ रहा है आपका 12/9 करने से, तो आप कहोगे 3 चौके 12 3 तरीका 9, तो यहां पर है 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहाँ 4 तियां 12 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 12x क्यूब a क्यूब। अगर आप पूरा निकालते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ वेरिएबल टर्म देख लो, अगर वो सब में सेम ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्या ऐड करें कि ये प्रपोर्शन में हो जाए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको यूज करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। सब में कुछ ऐड करना है कि ये प्रपोर्शन में बन जाए, बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। यहां मैंने लिखा 10 + x, यहां मैंने लिखा 14 + x, यहां मैंने लिखा 16 + x और यहां मैंने लिखा 22 + x। बहुत ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखना। अब एक तरीका तो यह है कि भाई इस वैल्यू को सॉल्व किया जाए, कुछ लगाएं भैया मेथड, मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूं आपको। अच्छा एक बताओ, एक रेशियो मेरे पास है, मान लिया जो रेशियो है मान लिया 1/2, और मुझे पता है ये वैल्यू 2/4 के बराबर है कि नहीं है, यस बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करूं तो इसका अंतर 1 है कि नहीं, अंतर 1, यस। इसका अंतर क्या है, 2 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर जो एक पार्ट और दो पार्ट है, बेसिकली आप कह रहे हो 1:2 और आप कह रहे हो 2:4, तो ये सेम चीज को इंडिकेट करने के दो तरीके। ये जो 1 है ये वही बता रहा है जो ये 2 बता रहा है, पर दोनों का मल्टीप्लायर सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इसलिए सेम नहीं है, मल्टीप्लायर इसलिए सेम नहीं है क्योंकि पार्ट्स जो हैं जो सेम इंडिकेट कर रहे हैं वो अलग अलग है। अब हमें किसी तरह से मल्टीप्लायर सेम कर देना है, क्योंकि मल्टीप्लायर सेम करने का फायदा क्या होगा, देखो आप कहोगे ये अंतर 1 है, ये अंतर 2 है। अब जो अंतर है वो दोनों जगह से अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, तो क्या हो गया, रेशियो बराबर हो जाए। जैसे मैंने कहा यहां का अंतर 1 है, यहां का अंतर क्या है, 2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये अंतर 2 आ गया कि नहीं आ गया, ये 2 2 के बराबर हो गया, ये 4 4 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां 2 आया और मैं यहां 2 से गुणा कर दूं तो बराबर हो गया, तो ये 1 × 2 हो गया, ये 2 × 2 हो गया। अब क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो गया। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, ये 1 है, ये 2 है, यहां 2 है और 4 है। यहां हमने सम किया 3 आया, यहां हमने सम किया 6 आया, सेम वही बात आई कि 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो गया। तो अब ये हम क्या करने वाले हैं, इसमें बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे अगर नीचे से ऊपर घटाओगे तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहां अगर नीचे से ऊपर घटाएं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां 3 से गुणा करूं, सॉरी 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है,
तो यहां मैं 2 से गुणा कर दूं 12 बनेगा, यहां भी 2 से गुणा कर दूं तो 12 बनेगा। 2 से गुणा करने का मतलब समझ रहे हो आप, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से गुणा करना है, और इधर उधर 3 से गुणा किया ना हमने, सॉरी, यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 12 12 बनेगा। अंतर हमें दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा, तो अंतर अगर दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा तो यहां 3 से गुणा करेंगे, यहां भी 3 से गुणा करेंगे, यहां 2 से गुणा करेंगे, यहां 2 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो ये लिखने की जरूरत थी नहीं। हम अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इक्वेट कर ले जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो समझदारी के लिए आपके लिए लिख दिया है कि भाई दोनों को 3 से गुणा करेंगे, दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो डिफरेंसेस बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लायर्स बराबर हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। आपको ये 3 से गुणा करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ न्यूमरेटर बराबर करने से बात बन जाएगी कि 10 प्लस एक्स इंटू 3 जो मेरा होगा, ये वैल्यू मेरी 16 प्लस एक्स इंटू 2 के बराबर होगी। तो आप कहोगे यहां से मुझे मिलेगा 30 प्लस 3x, और ये मिलेगा आपको 32 प्लस 2x। यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई तुमको? 2। x कितना मिल गया आपको? 2 मिला कि नहीं मिला? यस। अब देखो यही सवाल अगर ऐसा आता आपके पास, मान लिया डिफरेंट क्वेश्चन आता कि 10 में x घटा रहे हैं, यहां 14 में x मान लिया घटा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, राइट? तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ऐसा करेंगे तो भी सेम बात है, आप अंतर निकालोगे x x कट जाएगा। पर एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, मान लिया सवाल कुछ ऐसा हो कि 10 प्लस एक्स किया, 14 माइनस एक्स किया, राइट? न्यूमरेटर में x जोड़ा, डिनोमिनेटर में x घटाया। इधर भी मान लिया न्यूमरेटर में x जोड़ा और डिनोमिनेटर में हमने x घटाया होता। अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए, ऐसा सवाल अभी आपके एग्जाम में आया नहीं है बट आएगा, कि न्यूमरेटर में x जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में x घटाएंगे, तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ न्यूमरेटर में x जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में x घटाएंगे। अब आप इन दोनों को जोड़ो, उससे x कट जाएगा। जोड़ने से यहां 24 बना, यहां इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो x कट गया, 24 बना यहां पर। यहां इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहां 38 बनेगा, दैट इज 38। अच्छा, डेटा मैंने रैंडम लिया है तो ये मत देखना कि डेटा अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं, डेटा मैंने रैंडम लिया है, ठीक है? रैंडम डेटा लिया, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूं डेटा को, इसको मैं कहूंगा 32 है। चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस तरह से कि मेरे पास 4 नंबर हैं, 10, 14, 16 और 32, और मैं कह रहा हूं कि पहले में x जोड़ो, दूसरे में x घटाओ, तीसरे में x जोड़ो, चौथे में x घटाओ, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ऐसा बोलता हूं मैं आपको, ओके? क्लियर है? तो आपको बताना है बेसिकली कि क्या होगी x की वैल्यू। तो आपको यहां 24 बना, यहां सम किया, दोनों को जोड़ा, x x कटा, 48 बना। अब आप कहोगे इधर क्या करो ना, 2 से गुणा कर दो। 2 से अगर आप इधर गुणा करोगे तो क्या होगा? ये 48 हो गया अंतर, और जब ये 48 होगा तो 10 प्लस एक्स इंटू 2 जो होगा आपका, ये 16 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहां से 2x है, ये x की वैल्यू है, ये है आपकी 16 माइनस 20, तो x की वैल्यू क्या आई? -4 आई। आपको सर x तो माइनस में आ गया, तो हम क्या करें? जो डेटा है उसके हिसाब से माइनस आ गया, तो माइनस। तो ये सवाल ना ध्यान रखना, ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा। मतलब आज इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा तो उसका अगले साल आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने चारों जोड़ना और चारों घटाना पूछ रखा है। न्यूमरेटर में जोड़ना, डिनोमिनेटर में घटाना, न्यूमरेटर में जोड़ना, डिनोमिनेटर में घटाना, ये पूछना बाकी है, पूछा जाएगा, ये आएगा। ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखो, और कल सुबह मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास के साथ, ठीक है? चलो बाय। देखिए जीए वगैरह के बारे में अभी मैं तुरंत इसलिए आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा खुद से, क्योंकि मैंने अभी उस पर समय नहीं दिया है, ठीक है? पर चूंकि सिलेबस बदला है तो मेरा इंटरेस्ट है बाकी टॉपिक्स में क्या आ रहा है। अब तो 4 सब्जेक्ट हो गए मेंस में, तो क्या आ रहा है आप मुझसे पूछते हो तो बताने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए। तो अभी इस जो वीकेंड होगा हमारा, ये वाला जो सप्ताह का अंत होगा,
उसमें मैं बैठ के थोड़ा देखूंगा कि क्या है जीके में, फैकल्टीज का क्या व्यू है वो समझूंगा, रीजनिंग में क्या व्यू है, बिकॉज दे आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, दे विल गिव मी देयर इनपुट्स, देन आई विल सी द सिलेबस, देन पॉसिबली आई विल बी इन ए पोजिशन टू टेल यू अबाउट जीए क्या करो, ये क्या करो, वो क्या करो, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, वीकेंड में थोड़ा देखते हैं। हाँ जी, ठीक है, सप्ताह के अंत में देखते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, चिल करिए, बाय, थैंक यू।